नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को सीटेट का जो आपका पेपर है उसके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। तो पिछला वाला वीडियो बाल विकास के 30 प्रश्न जो देखे थे साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के प्रश्न है मैथ पोर्शन, और आज के जो प्रश्न है हम वो प्रश्न देखेंगे कुल 15 प्रश्न, क्योंकि मैथ के पोर्शन है थोड़ा सा समझेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और आप उन प्रश्नों को समझ भी ले। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। तो 31 प्रश्न आपका कह रहा है कि एक पासे के विपरीत जो फलक हैं उनकी संख्याओं का योगफल 7 होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। एबीसीडी इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बस ध्यान देने वाला यहाँ पर है विपरीत जो फलक है उनकी संख्याओं का योगफल प्रश्न में 7 जो है आपको दे रखा है। तो ऑप्शन है एबीसीडी में से, कहने का मतलब केवल इसमें यहाँ पर इतना सा है कि जो आपके अपोजिट फलक होंगे उनमें 7 योग जो है वो होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जहां पर आपकी जो वैल्यू दे रखी है एक, ये जो बीच में एक लिखा हुआ है इसके विपरीत पे कौन सी संख्या आएगी, तो 6 वाली आएगी, क्योंकि दोनों का योगफल कितना 7 होना चाहिए। तो एक के विपरीत 6 है, यहाँ तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 2 और 5 आपका एक दूसरे के विपरीत आएगा तो इन दोनों का भी योग 7 है। और इसी प्रकार 4 जो है इसके विपरीत आपकी 3 संख्या आएगी, इसका भी आप देख रहे हैं योग 7 है। तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 32 की गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना जो है इसमें शामिल है। बताना है आपको अनुमान लगाना, व्यापक, या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो बताना है आपको कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें जो है वो शामिल है। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे क्रियाकलाप आधारित जो उपागम है इस पर जो है आधारित होता है सवाल हल करना, क्योंकि चीजों को आप प्रैक्टिकल बेस्ड करते हैं। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा, कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D जो आकार हैं उनकी विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना और विभिन्न 2D जो आकार हैं उनकी भुजाओं, शीर्षों और जो विकर्ण हैं उनकी गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनका सही क्रम जो है वो बताना है। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं CADB, DBAC, CBDA या फिर ADBC। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा, जिसमें सबसे पहले आपका सी आएगा, 2D आकार जो है उनको छांटना। फिर आपका आएगा ए वाला, यानी कि जो आकार की 2D आकार की हैं भुजाएं और शीर्ष उनका अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। फिर आपका आएगा डी वाला, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। फिर आपका बी वाला आएगा कि इनकी जो विशिष्टताएं हैं उनका सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ये आपका सही क्रम जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो है वो है सत्रांत, यानी कि सत्र के अंत में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। क्या ये आपका उद्देश्य होता है निदानात्मक परीक्षण का, या फिर बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियां हैं उनको जानना। तीसरा कह रहा है अभिभावक को फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि देना, और चौथा कह रहा है प्रगति पत्रक को भरना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियां हैं उनको जानना, ताकि आप उसका बाद में निदान कर सकें। समझे आप बात को? बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई अगर भूल हो रही है उनसे या कोई चीज रह जा रही है उसको आप समझेंगे, जो उसमें रिक्तियां उनको समझेंगे ताकि आप दूर कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं 35। प्रश्न कह रहा है आपका कि जब राजन जो है उसके सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या फिर घटाना, मैं गुणा करूं या फिर भाग। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो क्या बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, या फिर राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए
अवसर खोजता है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर राजन संख्या संक्रियाओं को ही नहीं समझता है। तो मैंने क्या कहा था, आप क्या कहेंगे, प्रश्न में क्या पहले पूछा जा रहा है इसको समझिए, कि जो राजन है उसके सामने शाब्दिक समस्याएं आ रही हैं और वो क्या प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, या फिर मैं गुणा करूं या भाग, इस टाइप की चीजें पूछता है। तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है इस टाइप का आप नहीं कहेंगे। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो सी भी काट देंगे। डी ऑप्शन बचा, ये सही होगा कि राजन जो है उसको संख्या संक्रियाओं की समझ नहीं है या उसको नहीं समझ पा रहा है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो जोड़ कैसे करना है, घटाना, गुणा, भाग, अर्थात शिक्षार्थी क्या है, संख्या संक्रियाओं को जो है वो नहीं समझ पा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 36, कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपको प्रश्न में 8 सेंटीमीटर दे रखी है और 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका परिमाप जो है वो आपको बताना है। ये प्रश्न पत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये 2011 का पेपर सीटेट का मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो बताइए 28 सेंटीमीटर, 18, 20, 24 सेंटीमीटर कौन सा जो है वो सही होगा। तो समचतुर्भुज के विकर्ण का सूत्र क्या होता है आपका, तो वो आपको अगर पता हो आप आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि विकर्ण की लंबाई ऑलरेडी दे रखी है, तो समचतुर्भुज जो है उसकी भुजा का सूत्र होता है 1/2 और अंडर रूट में आपका d1² प्लस d2²। मैं आपको इसको नीचे दिखा भी देता हूँ सॉल्यूशन में। 8 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं, मान दे रखे हैं समचतुर्भुज के विकर्ण के, और इसका 6 सेंटीमीटर भुजा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट में d1² प्लस d2²। d1 यहाँ पर पहला विकर्ण है, d2 आपका दूसरा। D1 का मान आपने रखा 8, तो 8 स्क्वायर हो गया, और D2 का मान रखा 6, तो 6 स्क्वायर हो गया। 1/2 अंडर रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आएगा। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 अंडर रूट से जब बाहर निकल कर आएगा तो आपका 10 आएगा। 1/2 गुणे 10 करेंगे तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 आपका यहाँ से भुजा का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। कितनी भुजा आएगी, 5 सेंटीमीटर। पर प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में आपसे परिमाप जो है वो पूछा गया है। अब परिमाप का सूत्र आपका होता है 4 गुणे भुजा। अब 4 गुणे भुजा के लिए 4 तो आपका ऑलरेडी है, पर भुजा आपने 5 निकाली है, तो इस भुजा का मान जो है यहाँ पर रख दीजिए, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर आपका परिमाप जो है वो निकल के आ जाएगा। तो एक परिमाप का सूत्र आपको पता होना चाहिए, और एक आपका भुजा का सूत्र, क्योंकि विकर्ण का मान दे रखा था तो उसका यूज करके आप यहाँ तक जो है वो पहुंचेंगे। तो बस 2 सूत्र जो है वो ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ऊपर वाला आई थिंक आपको प्रश्न नहीं दिख रहा होगा, इसको एक साथ पूरा विज़ुअल जो है वो कर देते हैं। ये ऊपर वाला शायद क्लियर नहीं होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 दे रखे थे। भुजा का आपका जो फॉर्मूला होता है 1/2 D1 अंडर रूट में D1² प्लस D2² ये आप लगाएँगे। मान आपको D1 D2 का 8 और 6 दे रखा है, इसका आप मान रखेंगे, और यहाँ से आपकी भुजा का मान 5 जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। भुजा का मान 5 प्राप्त होने के बाद भुजा का ही 5 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। प्रश्न में आपसे परिमाप जो है वो पूछा गया था, तो परिमाप की जगह आप परिमाप का सूत्र लिखेंगे 4 गुणे भुजा, और 4 गुणे भुजा की जगह भुजा का मान रख देंगे, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर एक लेयर लग गई थी शायद, इसीलिए व्हाइट कलर की आपकी पट्टी नहीं दिख रहा होगा, तो ये आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला जो है वो प्रश्न है क्षेत्रफल से संबंधित। प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए जो शिक्षक है वो किससे जो है वो शुरुआत कर सकता है। पहला कह रहा है भिन्न आकार की जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है उनको स्पष्ट करके, या फिर जो हथेली है, पत्ते हैं, पेंसिल है, नोटबुक है आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल जो है उसका या उसकी कंपैरिजन या उसकी तुलना करके। तीसरा कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, और आयत जो है उसके क्षेत्रफल के सूत्र यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। या चौथा आप कहेंगे तो इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि क्षेत्रफल की अगर अवधारणा आपको परिचित कराना हो किसी बच्चे को, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो जो बेसिक चीजें होती हैं छात्रों को वहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका दैनिक जीवन वाली चीजें होंगी, जैसे कि हथेली,
पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, यहाँ से आपका जो है स्टार्टिंग आप करेंगे। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। इन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? दैनिक जीवन में जो सामान्यतः आपको देखने को मिलती हैं, वो वस्तुएँ, ताकि बच्चा जोड़कर उस चीज़ को अच्छे से सीख सके। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38। प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 जो है वो मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो नीचे दिए गए कथनों में से यह कथन चुनिए जो वो कथन चुनिए इसमें से जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत जो सामग्री है उनके लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास, या फिर उसे पढ़ाने की विधि। तो बताना आपको क्या है, इस चीज को समझिए। बताना आपको ये है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। तो जो नीचे ये कथन 4 दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सा कथन है जो ऊपर वाला जो सिद्धांत दे रखा है उसका पालन नहीं करता है? प्रश्न में क्या लिखा है? नहीं करता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन जो है सही होगा कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, और जो आपका एनसीएफ है वो किसी भी प्रकार से रटंती जो प्रणाली है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो यही आपका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, यही आपका सही हो जाएगा। आप स्वयं से सोच के देखिए, क्या सूत्र याद करके सोचने और तर्क को लेकर जो यहाँ पर सिद्धांत की बात की गई है ये विकसित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि एक शिक्षक कक्षा से इस प्रकार से डैश बना हुआ है, इस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है ये आपको बताना है। यानी कि जो डैश बना हुआ है ये इन चारों में से कौन सा जो है 1/8 को परिभाषित नहीं करता है? गलत पूछा गया ना, तो आपको गलत छांटना है। तो इस प्रकार से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसमें आप क्या करिए, खाने गिन लीजिए। देखिए पहले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 है खाना, तो 1/8 को प्रदर्शित कर रहा है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेम यहाँ पर देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 कलर है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। इसको देखिए 1 2 3 4 है, 5 6 7 यहाँ पर 7 ही है, जबकि आप 8 8 का देख रहे हैं, तो बस यही आपका गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे गलत जो है वो पूछा गया था। डी भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 इधर भी, 4 इधर भी, 4 4 8, उसमें से 1 कलर है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि 407928 को पढ़ा क्या जाएगा? अब 4 ऑप्शन है। 4,07,928, 4,79,028, 47,928 या फिर 40,928। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। काफ़ी लोगों को हिंदी की गिनतियाँ पढ़ने में, समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए प्रश्न कठिन हो सकता है। वैसे तो बिल्कुल सरल है। बात करते हैं आंसर की, तो पहला ही बिल्कुल सही है, 4,07,928। यहाँ से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख पे आ रहा है, यानी 4 लाख, उसके बाद 7,000 क्योंकि हज़ार पे आ रहा है, उसके बाद आपका 928, यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका माप की अवधारणा से संबंधित है कि माप की अवधारणा विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, या फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, या फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, या फिर जो शिक्षार्थी हैं वो मीट्रिक मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इन चारों का कौन सा क्रम सही होगा। नीचे क्रम भी दे रखा है, डी ए सी बी ए बी, इस टाइप से। तो डायरेक्ट सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी इस प्रश्न के साथ जो है वो दिखाई दें। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। तो पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 में। तो आप क्या कहेंगे, आपका जो सी वाला है सबसे पहले आएगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा जो वस्तुएं हैं उनको सत्यापित जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले आपका सी वाला आएगा, जो कि चारों ऑप्शन में देखिए केवल डी वाले में ही सी सबसे पहले, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं सी के बाद क्या आएगा। फिर बी वाला आएगा कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर आपका ए वाला आएगा कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पहले अमानक इकाइयां फिर आपका मानक, ये सीरियल होगा। और डी वाला जो है आपका शिक्षार्थी मीट्री हेड जो मैट्रिक इकाई हैं उनके बीच के संबंध को समझते हैं। तो पहले अवलोकन, फिर अमानक, फिर मानक, फिर मैट्रिक इकाइयां। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न।
जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपका रीजनिंग में भी इस टाइप का आता है और पूछा यहाँ पर हालांकि मैथ में गया, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग जो है वो ट्राई कीजिए, इस प्रश्न को समझिए कि यदि एक ऑपरेटर यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है कि इसको निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जो है वो गया, और यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है कि 4+3 बराबर 4+5+6 इस टाइप से, फिर 5+4 बराबर 5+6+7+8, इसी प्रकार 6+4 बराबर 6+7+8+9। तो आपको बताना है कि n+8 का मान क्या होगा। ये प्लस मैं इसको पढ़ रहा हूं, पर इन्होंने एक इस चिन्ह को दे दिया है और बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको आंसर देखने से पहले यहाँ पर रीजनिंग लगानी किस प्रकार से होगा, चलिए मैं बात करता हूँ आंसर की। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे 4+3 ये सबसे पहला वाला लिखा है, तो ये जो सबसे प्लस जो साइन बना हुआ है, इससे जो पहले संख्या लिखी हुई है इसको सबसे पहले इन्होंने लिखा है, यानी कि स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ से की है। और जो प्लस के बाद संख्या लिखी है, इतने नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि 4 से स्टार्टिंग की तो 3 संख्याएँ होनी चाहिए, 4, 5, 6। तो ये जो बाद वाली संख्या है, ये इसके नंबर को प्रदर्शित कर रहा है और पहले वाली सबसे पहले वाले नंबर को। इसमें देखिए 5 सबसे पहले है, टोटल 4 नंबर होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। 6+4 में भी सेम चीज़, 6 से स्टार्टिंग 4, 1, 2, 3, 4। समझ गए आप यहाँ पर पैटर्न क्या है? अब जो प्रश्न में पूछा गया है, ये आप बताइए कि n+8 का मान जो है वो क्या होगा? n+36 होगा, n+28 होगा, 8n+28 होगा या फिर 8n+36 होगा? यानी कि आपको मान निकालना है। तो n का मतलब है यहाँ पर, और 8 का मतलब 8 संख्याएं होनी चाहिए। तो n से मतलब आप क्या करेंगे, उस संख्या से स्टार्ट करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे n, फिर नेक्स्ट में प्लस करके n+1, इसी प्रकार n+2 n+3 आप कहाँ तक जाएंगे, इस 8 तक संख्याएं होनी चाहिए, तो n+7 तक आप जाएंगे टोटल, क्योंकि यहाँ n को भी आप काउंट करेंगे ना। यदि आप 8 तक जाएंगे तो संख्याएं 9 हो जाएंगी। तो n+8 को आप इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब सबको आप जोड़ेंगे तो n कितनी बार आपका आएगा, आपका 8 बार n आएगा। और 8n देखिए दो ऑप्शन में, पर 1+2+3+4+7 वो भी तो आप जोड़ेंगे 7 तक, तो वो आपका जोड़ने पर 28 आएगा। तो सी वाला ऑप्शन इस आधार पर आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और ये समझने में कि कैसे कुछ जो वस्तुएं हैं वो लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं, ये सहायता करो। इस टाइप से कथन दे रखा है और स्रोत भी दे रखा है कि गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की पुस्तक से पेपर में ये आपका प्रश्न उठाया गया है। आगे लिखा है कि एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं जो है वो बहुविध, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। तीसरा कह रहा है कि आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और चौथा कह रहा है कि निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थी को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देते हैं आपके लिए कि जो वस्तुएं जो होती हैं पर्यावरण में पाई जाती हैं और लुढ़कती हैं या फिसलती हैं, उन्हीं को एनसीईआरटी ने जादू का शीर्षक देकर जो कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक है उसमें इस तरह के सुझाव ये समझाने में शिक्षक की सहायता जो है वो करते हैं कि निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए। अधिक जो सूत्र हैं उनको याद करना, तो रटंती मैंने पहले कहा था। डायरेक्ट काट दीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं सही होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। समझ में ही आपको आ रहा पढ़ने मात्र से कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि चीजों को समझें, उनको आप इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, उनमें संबंध बनाएं, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रैक्टिस मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ वो भी देख सकते हैं। और सीटेट के एनसीईआरटी के 6 वीडियो में पूरा कोर्स मैंने ऑलरेडी कराया था, वो
पहले सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो उसको भी देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखी है। देखते हैं हमारा 45 प्रश्न लास्ट है आपका कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो कोई चीज़ कितनी अधिक है दूसरे से उसको निकालने के लिए क्या डिफरेंस निकालते हैं। तो डायरेक्ट आप घटा दीजिए। 2 किलो 600 ग्राम लिखा है तो 2 किलो में 1 किलो में 1000 ग्राम तो 2 किलो में 2000 ग्राम। तो पूरा ही ग्राम में निकालेंगे तो 2600 ग्राम हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर 1450 ग्राम हो जाएगा। 2600 में से 1450 घटाएँगे तो 1150 आपका बचेगा। कितना बचेगा? 1150 ग्राम आपका आएगा डिफरेंस। अब 1000 एक एक जो निकल के आया 1150 यही तो आमों का भार सेबों के भार से अधिक है। यानी अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार से नहीं किलो में है, तो आप भी इसको किलो में ही चेंज कर लीजिए। यानी आप इसे चेंज करेंगे तो 1 किलो अलग होगा और 150 ग्राम अलग होगा। तो 1 किलो 150 ग्राम सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अब हम देख लेते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपके लिए प्रश्न 50 नंबर वाला जिसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न है उसकी जांच कीजिए आपको लिखा है। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये आप देख रहे हैं पैटर्न बनाए गए हैं चरण 1 चरण 2 चरण 3 में माचिस की तीलियों से और लिखा है यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। इस टाइप का प्रश्न आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कौन सा इनमें से सही होगा। सॉल्यूशन हम जस्ट इसके बाद जो आगे के हम 15 प्रश्न बाकी बचे देखेंगे उसी में कल देखेंगे दोपहर के 3 बजे। सीटेट की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।